जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने इस YouTube चैनल पर राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा की क्लास में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के अंतर्गत चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। इससे पहले हम 1857 की क्रांति, राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन को, राजस्थान में किसान आंदोलन तक पढ़ लिया था और आज हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ेंगे अपन इसको। ये वाली क्लास राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं, जिसमें आरएस, एसआई, पुलिस, वनपाल, वन रक्षक और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सीईटी सहित राजस्थान हाई कोर्ट, सभी के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। और यहाँ से एग्जाम में किस प्रकार से जो प्रश्न आ रहे हैं उसके भी अपन साथ साथ में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, जो राजस्थान की जो जनजातियां थी वो आरंभ से, शुरू से ही वो किसी के भी नियंत्रण में नहीं थी, किसी के कंट्रोल में नहीं थी। वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निवास करते थे। किसी भी राजनीतिक सत्ता का उन पर कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन जब अपने राजाओं ने अंग्रेजों के साथ संधियां की और अंग्रेजों ने इन जनजातियों पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, नियंत्रण करने का प्रयास किया, तो इन जनजातियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। तो एक एक को अपन कवर करेंगे, जिसमें मेर, फिर बाद में भील और उसके बाद में मीणा आंदोलन अपन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद। राजस्थान में स्थानीय सामंतवाद व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के मध्य, यहाँ का जो लोकल है सामंतवाद था, स्थानीय सामंतवाद और जो ब्रिटिश सामंतवाद है, यानी अंग्रेजों के बीच में जो गठबंधन हुआ था, वो गठबंधन किस प्रकार का था? अपवित्र गठबंधन के प्रतिरोध सर्वप्रथम मेर, मीणा और भील जनजातियों ने किया था। अपन ने पिछले वाली क्लासों में पढ़ करके आए कि राजपूताना के शासकों ने परेशान होकर के अंग्रेजों से संधियां तो कर ली, बट कुछ संधियों में ऐसे शर्तें भी इसी प्रकार से थी कि अंग्रेज है वो सब जगह अपना नियंत्रण रखना चाह रहे थे। अब वो धीरे धीरे जनजातियों पर भी नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। इसके विरोध में जनजातीय आंदोलन शुरू हो रहा है, जिसमें पहला अपन विद्रोह पढ़ रहे हैं, मेर विद्रोह। मेर विद्रोह यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले के ये विद्रोह हम पढ़ रहे हैं। मेर विद्रोह सन याद रखोगे, पूछ सकते हैं कि मेर विद्रोह का समय जो माना जाता है तो उनका समय 1818 से 1824 तक माना जाता है। 1818 में राजस्थान के राजपूत शासक अंग्रेजों से संधि कर रहे हैं, उनकी संधि के बाद ही यह विद्रोह शुरू हो जाता है जो 1824 तक चलता है। मेर द्वारा आबाद क्षेत्र, जो मेरू का क्षेत्र है, आबाद क्षेत्र है, और इनका आबाद क्षेत्र जो है कौन कौन सा रहता है? मेवाड़, मारवाड़ और अजमेर। ठीक है, तो इनका जो आबाद क्षेत्र है अंग्रेजों के आगमन से पूर्व सीधे तौर पर किसी भी राजनीतिक सत्ता के नियंत्रण में नहीं था। यानी अंग्रेज आए उससे पहले ये किसी के नियंत्रण में नहीं थे। मेरू द्वारा आबाद क्षेत्रों के जो भूभाग है, कौन कौन से भूभाग है तो ध्यान रखना, उनका भूभाग है मेवाड़, मारवाड़ एवं अजमेर के अंतर्गत थे, किंतु मेरू पर इनका राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था।
इनका जो क्षेत्र है मेवाड़, मारवाड़, अजमेर, इनके अंतर्गत मेवाड़ ये सब मेयर रहते थे, लेकिन इन पर किसी का भी राजनीतिक और प्रशासनिक कंट्रोल नहीं हुआ करता था। सबसे पहले अंग्रेजों ने इन्हें पूर्ण नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। मेरू को सबसे पहले नियंत्रण में लाने का प्रयास अंग्रेजों ने किया था और यही मेरू के विद्रोह का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है। सन 1818 में अजमेर के अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट एप विल्डर ने जाक एवं अन्य गांवों में जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माने जाते थे, एप विल्डर ने जाक व अन्य गांव जो मेरवाड़ा क्षेत्र के केंद्र बिंदु माना जाता था उनके साथ में समझौता किया और जिसके अनुसार मेरू ने लूटपाट न करने की सहमति दी थी। सबसे पहले जो एप विल्डर आया था वो मेरू से समझौता कर रहा है 1818 में, और समझौते में यह बात हुई कि जो मेयर जाति वो किसी भी प्रकार से लूटपाट नहीं करेगी। ठीक, यहाँ तक पहली बार जो है राजनीतिक सत्ता आ रही है और इनसे कोई बात और समझौता कर रही है जनजातियों से। मार्च 1918 में देखो संधि कब हुई है, इनके साथ में समझौता जो हो रहा है 1818 में हो रहा है। अगले वर्ष मार्च 1819 में जो एप विल्डर ने किसी साधारण घटना को, कोई छोटी मोटी घटना थी, साधारण घटना को मेरू द्वारा उपयुक्त समझौते को तोड़ना सिद्ध करते हुए कहा कि मेयर जाति ने जो समझौता किया है उस समझौते या जो संधि की है उनको तोड़ दिया है, और इसको सिद्ध करते हुए मेरवाड़ा पर आक्रमण कर देते हैं। सबसे पहले मेरवाड़ा पर आक्रमण कौन कर रहा है और कब कर रहा है, तो 1819 में विल्डर, ठीक है, नाम याद रखोगे, एप विल्डर आक्रमण कर रहा है। उसने नसीराबाद से सैनिक साथ लेकर मेरू के खिलाफ दंडात्मक अभियान आरंभ किया है। मेरू को दंडित किया गया तथा उन पर नियमित निगरानी रखने के लिए मेरवाड़ा क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा मेरू को घेरने की नीतियां आरंभ की जाती है। ठीक है, यहीं से मेयर जाति को घेरने की नीति आरंभ हो रही है। अतः प्रतिक्रिया स्वरूप मेरू ने 1820 में, सन 1820 के आरंभ से ही जगह जगह विद्रोह कर दिया तथा अपने क्षेत्रों से पुलिस चौकियां व थानों को हटाने का प्रयास किया। नवंबर 1920 में जाक नामक स्थान पर, जाक नामक स्थान है, गांव का नाम ध्यान रखोगे ना, नवंबर 1820 ईस्वी में जाक नामक स्थान पर ब्रिटिश पुलिस के हत्याकांड ने अंग्रेजों तथा साथ ही मेवाड़ व मारवाड़ राज्यों को भयभीत कर दिया। यहाँ मेयर विद्रोह अत्यंत व्यापक और भयानक था। तो प्रश्न आएगा कि 1820 ईस्वी में मेयर जाति ने कहाँ से विद्रोह शुरू किया है, तो बताएंगे जाक नामक स्थान से, जाक गांव से। और वहाँ पर पुलिस जो ब्रिटिश पुलिस है वो अंग्रेज, इसमें अंग्रेज और अंग्रेजों के साथ में मेवाड़, मारवाड़, इन सेना को भी पराजित कर दिया, भयभीत कर दिया। मेरू ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी पुलिस चौकियों को जला दिया और सिपाहियों को मार दिया। बढ़ते हुए मेयर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन मेवाड़, मारवाड़ की संयुक्त सेनाओं ने मेरू पर आक्रमण किया, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई और ये सेनाएं जनवरी 1821 के अंत तक मेयर विद्रोह का दमन करने में सफल रहती है। मेरू पर कंट्रोल कब कर लिया था? 1821 में, जिसमें अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन आई थी और साथ में मेवाड़ और मारवाड़ की सेना भी आ रही है। ये सब मिल करके और फिर मेरू पर कंट्रोल किया 1821 तक। ठीक है,
1822 में मेरू से गठित, अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि एक काम करते हैं, यहीं पर मेर क्षेत्र में ही मेरू की ही फौज एक बटालियन तैयार कर देते हैं जिसमें यही लोग इन्हीं पर कंट्रोल करेंगे। ये अंग्रेजों की नीति है। वे एक बार शुरू में इनका मेर जाति का दमन कर लिया, बस एक बार इनका यहाँ पर सफल होते ही ये प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि अब क्या कर रहे हैं ये, अब ये कर रहे हैं कि 1822 में मेरू से गठित, इन्हीं से गठित मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर मुख्यालय पर स्थापित किया गया है। तो प्रश्न आएगा मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में है और इसका गठन कब किया गया? 1822 ईस्वी में। काफी इंपोर्टेंट है। लंबे समय तक संपूर्ण मेरवाड़ा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में रहा। ब्रिटिश प्रशासन 19वीं सदी के अंत तक कठोर दमनात्मक उपायों को सहारा लेकर के मेरवाड़ा में शांति स्थापित करने में सफल रही और 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने मेरू में समाज सुधार गतिविधियां प्रारंभ किया। इस प्रकार अंग्रेज 1947 तक मेर विद्रोह को नियंत्रण करने में सफल रहते हैं। ठीक, ये था हमारा मेर जाति पर मेर विद्रोह और इसको किस प्रकार से दमन किया, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि मेर जाति का जो आबाद क्षेत्र है, एक तो मेर का विद्रोह कब से कब तक चला है? तो 1818 से 1824 तक मेर विद्रोह रहता है। यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। और फिर है कि मेर आबाद भूभाग कौन कौन सा है? तो मेवाड़, मारवाड़, अजमेर के अंतर्गत मेरू द्वारा आबाद क्षेत्र माना जाता है। और फिर बात करते हैं कि इनसे जो समझौता किया था, सबसे पहले समझौता मेरू से तो किसने किया? तो 1818 में। और किसने किया था? एफ वेल्डर ने किया था। और इन पर सबसे पहले जो आक्रमण कर रहा है मेरू पर, तो 1819 में वेल्डर कर रहा है। ठीक है, और मेरवाड़ा पर आक्रमण कर दिया है, जो नसीराबाद के सैनिकों को लेकर के खिलात्मक दंडात्मक अभियान आरंभ किया है। एक घटना तो ये ध्यान रखोगे। फिर बाद में एक आप नवंबर 1920 वाली जो घटना है जाख गांव, ये भी आप ध्यान रखोगे। और फिर इनको विद्रोह के दमन के लिए कौन कौन आए थे? तो अंग्रेजी सेना की 3 बटालियन, मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेना मिलकर के मेरू पर आक्रमण किया और 1821 के अंत तक मेर विद्रोह का दमन करने में सफल रही। और अंत में आपको ये ध्यान रखना है कि मेरवाड़ा बटालियन स्थापना कब की जा रही है? 1822 में। और कहाँ की गई है? तो ब्यावर इसका मुख्यालय रहता है। यस, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला विद्रोह, भील विद्रोह। भील विद्रोह भी कब शुरू हो रहा है? ये भी 1818 में शुरू हो रहा है और 1860 ईस्वी तक भील विद्रोह चल रहा है। भील मूलतः एक शांति प्रिय जनजाति रही है। ये शांति प्रिय रही है कि जब तक इनको ना छेड़ते हैं ना कुछ बोलते हैं तो ये अपने आप में मस्त रहते हैं। बट जब इनको किसी इनके कार्य में हस्तक्षेप कर लिया तो फिर ये किसी के कंट्रोल में भी आने वाले नहीं थे। ठीक है, वे अंग्रेजों के आगमन तक स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर रहे थे। जब अंग्रेज आए उससे पहले ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे थे। 1818 ईस्वी के पश्चात उनके ऊपर स्थापित अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक नियंत्रण ने
विद्रोह के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर भी जैसे अंग्रेजों ने राजस्थान के या मेवाड़ के जो शासक थे भीम सिंह जी ने अंग्रेजों से संधि की। संधि के बाद में यहाँ पर कुछ न कुछ किसी भी प्रकार से बेलों पर कंट्रोल किया जा रहा था और उसी को लेकर के यहाँ पर विद्रोह शुरू हो रहा है। 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य के बेलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया। 1818 में उदयपुर राज्य के बेलों ने अनेक कारणों से विद्रोह किया है, जिसमें पहला कारण हम मानते हैं। पहला कारण क्या है यहाँ पर बेलों ने विद्रोह करने का? पहला कारण ध्यान रखोगे, पहला कारण है कि बेलों पर कर थोपने के अंग्रेजी प्रयासों ने बेलों में असंतोष को जन्म दिया है। अंग्रेज आए, पहले अंग्रेज जो रियासत के शासक थे वो बेलों से टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन जब से अंग्रेज आए वो अब बेलों से भी कर लेने के यहाँ से टैक्स इनके ऊपर थोपा जा रहा है कि आप बिल भी टैक्स देंगे। इसको लेकर के विद्रोह हो रहा। पहला कारण तो ये रहता है। दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा कारण रहता सर कि अंग्रेजों की बिल दमन नीति ने बिलों के मन में, अंग्रेजों की बिल दमन नीति ने बेलों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न कर दिए। अंग्रेजों के अब कर लिया जा रहा है यहाँ पर, जैसे दमन वाली नीतियां लगाई जा रही है इनको कंट्रोल करने वाले, तो कई साइकोलॉजिस्ट जो है अपने संदेह भी होने लगा कि आगे चल करके ये अंग्रेज अपने ऊपर कोई ऐसा काम तो ना कर दे, तो यहाँ पर जो आना जाना हो रहा ज्यादा, तो यहाँ पर विद्रोह होने का कारण मान लिया गया। तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक संधि के तुरंत पश्चात अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के तुरंत पश्चात उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन जेम्स टोड ने अपने हाथों में ले लिया। जो कर्नल जेम्स टोड था, संधि हुई और कुछ ही दिनों बाद में उदयपुर राज्य का आंतरिक प्रशासन अंग्रेज अपने हाथों में ले लिया है और उसने बेलों पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बेलों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। अब कर्नल जेम्स टोड आया और ये बेलों को अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है, प्रशासन इनके हाथों में आ गया, अंग्रेजों के हाथों में, तो ये भी कारण माना जा रहा है। इसका भी लेकर के बेल विद्रोह हो रहा है। चौथा जो कारण माना जाता है, चौथा कारण क्या रह रहा है कि चौथा कारण 1818 ईस्वी में संधि के पश्चात अधिकांश देशी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। जो पहले क्या हुआ करते थे कि मेवाड़ के शासकों के साथ भील सेना हुआ करती थी। भीलों की सेना आपने पढ़ा, महाराणा प्रताप को पढ़ा है कि महाराणा प्रताप की सेना में महाराणा प्रताप की सेना में भील सेना हुआ करते थे, पूंजा भील के नेतृत्व में, और बाद में भी कई शासकों के साथ जो भील सेना रहा करती थी। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में उन्होंने एक जो देसी सेनाएं थी उसको भंग कर दिया। भील राज्य एवं जागीरदार की सेना में नियमित व अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे। पहले ये जो है भील है वो राज्य और जागीरदार की सेना में नियमित और अनियमित रूप से नियुक्त रहते थे तथा इन सेनाओं के भंग होने से बेरोजगारी के चलते उनमें असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। यह भी एक कारण माना जाता है कि भील विद्रोह शुरू होने का, कि पहले यहाँ के जो राजा और सामंतों की जो सेना होती थी जिसमें भील सेना हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए और जो देसी सेना थी उसको भंग कर दिया तो अब ये बेरोजगार हो गए हैं। तो ये भी एक कारण माना जाता है। और चौथा जो कारण माना जा रहा है, पांचवा कारण क्या रह रहा है कि भील अपनी
भील अपनी पाल के समीप ही गांव से रखवाली यानी चौकी कर नामक कर तथा उनके क्षेत्र से गुजरने वाले माल व यात्रियों से बोलाई यानी सुरक्षा नामक कर वसूल करते थे। भील लोग जो है क्या करते थे, गांव के पास में जो इनका पाल होता है, बड़ा गांव होता है, वहां के आसपास के गांवों में ये रखवाली चौकीदारी का काम करते थे। इसके बदले में इनको वहां से टैक्स मिलता था, चौकीदारी कर मिलता था, और इनके क्षेत्र से कोई भी गुजरता था या माल लेकर के यात्री गुजर रहा, माल लेकर के गुजर रहा है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है कि आप हमारे को टैक्स दे दीजिए, और इस क्षेत्र में कोई भी लूट लेगा कर लेगा तो वो इनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। तो वहां पर टैक्स लेते थे, टैक्स लेने के बाद में उनको वहां से निकलने देते थे, और उस क्षेत्र में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये होती थी। लेकिन हुआ क्या कि जेम्स टोड ने आय की राज्य की आय व राजस्व वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत बिलों पर कंट्रोल नियंत्रण स्थापित करने के लिए बिलों में ये अधिकार, बिलों से ये अधिकार छीन लेते हैं। बिलों से उनके ये कर्नल जेम्स टोड है जो ये अधिकार उनसे छीन लिया कि ना तो अब आपको चौकीदारी के काम में या चौकीदारी कर दिया जाएगा, ना आपको बोलाई यानी यहाँ से जो सुरक्षा नामक कर ले रहे हैं वो नहीं दिया जाएगा, और यही बिल विद्रोह का तात्कालिक कारण बना है। तो प्रश्न आ जाए कि बिल विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या है, तो आप बताओगे कि बिल पाल के समीप गांव में रखवाली कर लेते थे और उस क्षेत्र से गुजरने वाले माल और यात्रियों से बोलाई यानी सुरक्षा कर लेते थे, जिसे कर्नल जेम्स टोड की आय व राजस्व वृद्धि के प्रयासों के अंतर्गत बिलों से ये जो अधिकार थे वो छीन लिया गया। ये तात्कालिक कारण माना जाता है। तो बिल विद्रोह के जो हमने 5 कारण पढ़े हैं, पहला कारण तो क्या था कि पहला कारण तो कि अंग्रेज जो आए और उन बिलों पर कर थोपने का प्रयास किया था, बिलों से भी टैक्स लिया जाएगा। दूसरा, अंग्रेजों की बिल दमन नीति है, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध इनके दिमाग में अनेक मनोवैज्ञानिक संदेह उत्पन्न होने लगे कि ये हमारे समाज में या हमारे जो रीति रिवाज है उसमें ये परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए। और तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संधि होती है उसके बाद में जो उदयपुर राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है, और कर्नल जेम्स टोड साहब क्या कर रहे हैं कि बिलों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे हैं। और चौथा है कि संधि के बाद में जो देशी सेनाएं थी जिसमें भील सेना वगैरह रहती थी उसको भंग कर दिया। और फिर 5वां कारण तात्कालिक कारण, जो हमने ये कारण पढ़ लिया। चलते हैं आगे। 5 कारण आप ध्यान रखना, जिसमें तात्कालिक कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा तात्कालिक कारण। 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के बेलों ने ये चेतावनी दी यस 1818 ईस्वी के अंत तक उदयपुर राज्य के बेलों ने यह चेतावनी देते हुए अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी कि यदि सरकार उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो वे विद्रोह के लिए बाध्य होंगे। 1818 में अब बेलों ने चेतावनी दे रहे हैं कि अंग्रेजों को कि हम स्वतंत्र है और स्वतंत्र रहेंगे, यदि सरकार हमारे उनके जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगी तो विद्रोह होगा और विद्रोह के लिए ये बाध्य होंगे। बेलों ने अपने क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए क्षेत्रों की नाकेबंदी करते हुए राज्य के विरुद्ध बगावत कर दी है। बेलों का जो क्षेत्र है उसमें नाकेबंदी कर दी कि आकर के देखिए हमारे इस क्षेत्र में। लंबे समय तक
राज्य के अधिकारी भील क्षेत्र में नहीं घुस सके। इनके पास साधन वगैरह भी ऐसे थे, शुरू से ही ये जो तीर कमान तीर वगैरह चलाने में माहिर हुआ करते थे। तो इनका जो क्षेत्र था उसको इन्होंने, एक मिनट, यस, तो इनका जो क्षेत्र था उसको इन्होंने नाकेबंदी कर दी है और अंग्रेज भी काफी सारा प्रयास किया था उनके क्षेत्र में घुसने का, लेकिन नहीं घुस पाए थे। 1820 ईस्वी के आरंभ में अंग्रेजी सेना का एक अभियान दल विद्रोही भीलों के दमन हेतु भेजा गया, किंतु सफलता नहीं मिली। अंग्रेजी सेना की इस असफलता ने भील विद्रोह को और अधिक तीव्र कर दिया। आगे चल करके जनवरी 1823 में ब्रिटिश व रियासत की संयुक्त सेनाओं ने दिसंबर 1823 तक भील विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो पहली बार जब उस क्षेत्र में जो घुसे अंग्रेज, वो ब्रिटिश सेना और रियासत की संयुक्त सेना मिलकर के दिसंबर 1823 में भीलों पर जो भील विद्रोह था उसको दबाने की कोशिश की थी। ठीक है, यह उदयपुर के क्षेत्र के भीलों की बात चल रही है। उदयपुर राज्य के भील विद्रोहियों से प्रभावित होकर के डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य के भीलों ने भी अल्प अशांति उत्पन्न कर दी है। अब इनसे जो उदयपुर राज्य में जो भीलों ने विद्रोह किया उसको देख करके अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्य में भी भील विद्रोह शुरू हो रहा है। 1825 ईस्वी में आदिवासी विद्रोहियों को बिखरी हुई घटनाएं घटती रही है। 1825 ईस्वी में आदिवासी विद्रोह की बिखरी हुई घटनाएं घटी। डूंगरपुर राज्य में स्थिति अधिक गंभीर थी, इसलिए भीलों के दमन हेतु अंग्रेजी सेना भेजी, किंतु वास्तविक संघर्ष आरंभ होने से पूर्व ही भील मुखिया ने मई 1825 में समझौता कर लेते हैं। अब डूंगरपुर क्षेत्र के वहाँ के जो भील मुखिया है वो तो 1825 में ही समझौता कर लेता। इसी प्रकार का समझौता डूंगरपुर राज्य की सिमूर, वारू, देवल और नंदूपाल के जो भीलों का बड़ा जो गांव होता, मेन गांव है कि कई सारे गांव मिलकर के एक इनका जो संगठन होता है उनको पाल कहते हैं। तो डूंगरपुर राज्य का सिमूर, वारू, देवल और नंदू, ठीक है, ये तीन नाम आप ध्यान रखोगे। सबसे पहले डूंगरपुर राज्य क्षेत्र के यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों से समझौता करना शुरू किया है और जिसमें सिमूर, वारू, देवल और नंदू ये पालों के भीलों ने समझौता कर लिया। उपयुक्त समझौते के प्रावधान एक पक्षीय थे। यहाँ के समझौते एक पक्षीय थे जिनके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक डूंगरपुर राज्य में शांति बनाए रखने में सफल रहते हैं। अब उदयपुर में जो विद्रोह हुआ था उसको देख करके डूंगरपुर बांसवाड़ा में विद्रोह किया, बट जैसे ही विद्रोह किया अंग्रेजी सेना वहां पर जाती है और वहां के भीलू जो मुखिया है गमेती, उन्होंने समझौता कर लेता। उदयपुर राज्य के भीलू ने कभी भी इस प्रकार के शर्तों पर ऐसे शर्तें स्वीकार नहीं की है। उदयपुर राज्य के भीलू ने कभी भी इस प्रकार की शर्तें स्वीकार नहीं की तथा अंग्रेजों व उदयपुर राज्यों के समक्ष समर्पण भी नहीं किया। जैसे डूंगरपुर जो क्षेत्र के भीलू ने जिस प्रकार से अंग्रेजों से समर्पण या समझौता कर लिया था, वैसा समझौता अभी तक उदयपुर राज्य में नहीं किया गया, उदयपुर के भीलू ने नहीं किया। जनवरी 1826 ईस्वी में गिरासिया भील मुखिया दौलत सिंह, नाम याद रखोगे, दौलत सिंह एवं गोविंद राम ने
अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया। प्रश्न आ सकता है कि 1826 ईस्वी में अंग्रेजों व उदयपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह भील जो विद्रोह है किसके नेतृत्व में शुरू किया है, तो बताएंगे गरासिया भील मुखिया दौलत सिंह और गोविंद राम। दोनों का नाम ध्यान रखोगे, दौलत सिंह और गोविंद राम, और सन भी याद रखेंगे कब, 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में लंबी बातचीत के उपरांत दौलत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। वापस 1826 में ये समाप्त भी हो जाता है। अंग्रेजों व उदयपुर राज्य ने 1838 ईस्वी तक भीलों के प्रति उदार नीति अपनाई गई, क्योंकि दमनात्मक सैनिक आक्रमणों से वंचित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। उनको पता है अंग्रेजों को कि यदि अपन इनसे लड़ाई वगैरह भी करेंगे तो हमारी हार निश्चित है, इससे बढ़िया है कि हम इनके भीलों के प्रति उदारता भाव रखे हैं। तो 1838 तक भीलों के प्रति उदार पूर्वक नीति अपना रहे हैं। यूं छुटपुट भील उपद्रव की घटनाएं जारी रही, छोटी मोटी घटनाएं होती रही। कुल मिलाकर के 1838 तक उदयपुर राज्य में शांति रही। 1836 में बांसवाड़ा राज्य में भील उपद्रव हुए, जिसे अंग्रेजी सेना की सहायता से बांसवाड़ा के महारावल ने तुरंत कंट्रोल कर दिया, नियंत्रण कर दिया है। ठीक है, और डूंगरपुर में तो पहले ही समर्पण कर ही लिया था, समझौता कर ही लिया था। डूंगरपुर वाले में तो विशुर, सिमूर, वारू, देवल, नंदूपाल इन्होंने समझौता पहले कर लिया था। और इधर उदयपुर क्षेत्र में प्रयास किया था दौलत सिंह और गोविंद राम ने 1826 में, और इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर लिया। अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी सैनिक योजना तैयार कर दी है। अब ये सोच रहे हैं कि देखो कि भीलों पर अपने को कंट्रोल करना है, तो एक कोई दूसरी योजना सोचनी पड़ेगी जिसके तहत यहाँ पर इस क्षेत्र में कंट्रोल रखा जा सकता है। तो दिमाग में आया कि जिस प्रकार से हमने मेरवाड़ा पर, मेर क्षेत्र में मेरू पर नियंत्रण के लिए मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था, वैसा ही कि क्यों न अपन भीलों पर भी नियंत्रण करने के लिए ऐसी एक बटालियन तैयार कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने बल प्रयोग के उपाय नहीं छोड़े, बल्कि मेरवाड़ा बटालियन की पद्धति पर भीलों के विरुद्ध लंबी योजना तैयार की, जिसके अंतर्गत भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भीलों की सेना के गठन का निर्णय लिया गया कि अब जो भीलों की सेना ही अपन तैयार कर लेते हैं। और 1841 ईस्वी, अप्रैल 1841 ईस्वी में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कोर के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब भीलू से ही भील सेना का गठन किया जा रहा है और वही सैनिक टुकड़ी इन भीलू पर कंट्रोल रखेगी। मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय है वो उदयपुर राज्य के खेरवाड़ा रखा गया। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेवाड़ भील कोर का गठन कब किया गया? 1841 ईस्वी में किया गया। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया है? तो खेरवाड़ा में रखा गया। खेरवाड़ा में इनका मुख्यालय रखा गया। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा व कोटड़ा दो छावनियों की भी स्थापना की गई है। मेवाड़ के भील क्षेत्र में एक खेरवाड़ा और कोटड़ा दो छावनियां भी स्थापित कर दी है। चलो आगे बात करते हैं। अंग्रेजों के सैनिक उपाय कुछ समय तक भीलों को शांत रखे। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा राज्य में छुटपुट भील विद्रोह हुए। इसी समय माई काठा एजेंसी के अंतर्गत पोसीना यानी गुजरात एवं सिरोही राज्य के भील व गरासिया विद्रोह हो गए थे। बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुंवर जीवे वासोवा के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला है। 1846 ईस्वी के कुंवर जीवे
वसुओं के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिला है और बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी सिंह की सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा और अंग्रेजी सेना की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक भील विद्रोह को कुचल दिया गया है। तो यहाँ पर भी एक छोटा मोटा विद्रोह शुरू हुआ था जिसमें बांसवाड़ा राज्य के भील विद्रोह को गुजरात में 1846 के कुंवर जीवे वसोवा के नेतृत्व में गुजरात के भील विद्रोह से बढ़ावा मिलता है और फिर बाद में बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसी सिंह को सहायता हेतु वेस्टर्न मालवा ब्रिटिश एजेंट के पास भेजा कि आप सहायता कीजिए और अंग्रेजी सेना की सहायता से इस प्रकार से बांसवाड़ा में भी वापस कंट्रोल कर दिया जाता है। (1850) ईस्वी से 55 के मध्य कोई बड़े विद्रोह की घटना नहीं घटी है, किंतु दिसंबर 1855 में उदयपुर राज्य के कालीबास के भील विद्रोह हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि 1855 में भीलों ने कहाँ विद्रोह किया था, तो हम बताएंगे कालीबास में विद्रोह हुआ था। महाराणा ने मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर के 1 नवंबर 1856 को भीलों के दमन हेतु सेना भेजा। सेना ने गांव में आग लगा दी। अब महाराणा जो है वो मेहता सवाई सिंह को एक सेना लेकर के भीलों के दमन हेतु भेजा, तो सेनाओं ने गांव में आग लगा दी, भारी संख्या में भीलों को मौत के घाट उतार दिए और 1860 ईस्वी तक निरंतर छुटपुट भील विद्रोह की घटनाएं घटती रही। 1857 के क्रांति के दौरान भील विद्रोह की संभावना थी, किंतु इनमें राष्ट्रीय क्रांति से ये जो भील है उस समय अनभिज्ञ थे और राजकीय पलटनों ने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह नहीं किया था। तो 1857 क्रांति के समय भी यहाँ से था कि भाई खेरवाड़ा जो छावनी है वहाँ पर विद्रोह होगा, बट इस समय ये राष्ट्रीय क्रांति से अनभिज्ञ थे, इस प्रकार से विद्रोह नहीं हो पाया था। 1861 ईस्वी में उदयपुर के समीप खेरवाड़ा क्षेत्र में भील उपद्रव की घटनाएं सामने आई है। अब 1861 में कहाँ पर विद्रोह हो रहा है, तो खेरवाड़ा क्षेत्र में। 1861 में खेरवाड़ा और 1863 ईस्वी में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में संलग्न हो गए। 1863 में कोटड़ा के भील हिंसक गतिविधियों में सम्मिलित हो गए, जिसकी जिम्मेदारी मेवाड़ भील कोर के कमांडिंग अधिकारी ने उदयपुर राज्य को सौंपी, क्योंकि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी भीलों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे थे। इन आधारों पर हाकिम को स्थानांतरित कर दिया और सैनिक कार्यवाही व शांतिपूर्वक समझाकर भील उत्पाद को शांत कर दिया गया। तत्पश्चात 1867 ईस्वी में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पाद आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़ भील कोर ने कुचल दिया और 1872-75 के दौरान मारवाड़ में भील विद्रोह की अनेक घटनाएं घटी है। अब यहाँ से जो प्रश्न आएगा, आपके प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो प्रश्न यहाँ से इस प्रकार से पूछेगा कि 1855 में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, तो उदयपुर के कालीबास से यहाँ पर विद्रोह शुरू हुआ था। ठीक है, एक तो यहाँ पर यह ध्यान रखना 55 में कालीबास, 1855 में कालीबास, फिर 1861 में उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में यहाँ पर घटनाएं हुई थी, खेरवाड़ा में 1861 में, और 1863 में कोटड़ा क्षेत्र में। ठीक, और फिर बाद में 1867 में खेरवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य देवलपाल के भीलों ने उत्पाद आरंभ कर दिया, जिसे मेवाड़
और जो एमबीसी के सैनिक थे उन्होंने कुचल दिया। 72-73 में बांसवाड़ा में भी विद्रोह होता है। बांसवाड़ा राज्य में चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। बांसवाड़ा राज्य के चिलकारी व शेरगढ़ गांव के भील छापामार गतिविधियों द्वारा अशांत रहे। 1873-74 के दौरान इन गांवों के भीलों ने खुला विद्रोह किया और उनकी गतिविधियां मध्य भारत के सेलाना व झाबुआ राज्य तक फैल गई है। कहाँ से विद्रोह शुरू हो रहा है? 73-74 में 1873-74 में बांसवाड़ा राज्य के सिलकारी व शेरगढ़ गांव से शुरू हो रही है, जो सेलाना व झाबुआ राज्य तक फैल गई है। 1881-82 में उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध भील अंग्रेज 1861-62 उदयपुर राज्य के भील अंग्रेजों व राज्य के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। उदयपुर राज्य के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। 19वीं सदी का सबसे भयानक भील विद्रोह सिद्ध हुआ। असल में यह लंबे समय से एकत्रित भील आक्रोश का विस्फोटक था। ठीक है, यस। तो अब 81-82 में वापस भीलों का विद्रोह हो रहा है अंग्रेजों और उदयपुर राज्य के विरुद्ध। 26 मार्च 1881 को रात में राज्य की सेनाएं मामा अमान सिंह, जो राज्य का प्रतिनिधि था, मामा अमान सिंह ये राज्य का प्रतिनिधि, और लोनारगन जो अंग्रेज प्रतिनिधि के नेतृत्व में 12 पाल पहुंची है। सेना लेकर के कहाँ पहुंच जाते हैं? 12 पाल। इसके साथ महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी था। श्यामल दास भी इनके साथ में गए और 27 मार्च को सेना ने 12 पाल में सैकड़ों भील झोंपड़ियों को जला करके राख कर दिया। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहा। 12 पाल के आसपास भीलों के झोंपड़ों को जलाया जाता है और फौज की इन कार्रवाई से बचने के लिए अधिकांश भीलों ने परिवार सहित स्वयं अपने घरों को उजाड़ कर सघन जंगलों व पहाड़ियों और ऊंची चोटियों में पहुंच करके सुरक्षात्मक स्थिति प्राप्त की है। अब यहाँ से जो प्रश्न आएगा, प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि एक तो प्रश्न आता है कि मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। आ भी गया, हालांकि यहाँ से तो प्रश्न आया था मेवाड़ क्षेत्र में 1881 ईस्वी में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ। ओके, वनपाल में यह प्रश्न आया था 6 नवंबर 2022 को, जो वनपाल का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट, उसमें आया था। ऑप्शन में था खेरवाड़ा, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, एक तो था खेरवाड़ा, एक था बारापाल, एक था अपने रिखवदेव और एक है कोटड़ा। इस प्रकार से ऑप्शन आए थे। तो 1581 18 लिख दिया क्या ऊपर? हाँ, तो प्रश्न था 1881 ईस्वी में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1881 में जो भील विद्रोह शुरू हुआ था वो हुआ था बोरापाल गांव से। बोरापाल गांव से शुरू होता है और ये समाप्त कहाँ से होगा? तो समाप्त में आगे पढ़ेंगे रिखवदेव गांव से ये
समाप्त होगा। ओके, तो बात कर रहे हैं कि 1881 में यहाँ पर विद्रोह शुरुआत हो जाती है। तो बारापाल गांव से तो राज्य की सेनाएं, मामा अमान सिंह जो राज्य का प्रतिनिधि था, लोनारगन जो अंग्रेजों का प्रतिनिधि था, ये सेना लेकर के बोरापाल पहुंच जाते हैं। और साथ में कौन जा रहा है? महाराणा का निजी सचिव श्यामल दास भी जा रहा है। 27 मार्च को बोरापाल में सैकड़ों बेलों की झोपड़ियां थी उसको जला देते हैं। 28 मार्च को पूरे दिन सैनिक अभियान जारी रहता है। तो बेल लोग यहाँ से भाग करके चले जाते हैं। अपनी स्थिति सुदृढ़ कर बेलू ने मार्ग में बाधा उत्पन्न कर राज्य की सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया। अब पहाड़ों पर तो चले गए हैं, पहाड़ों पर चढ़ करके अब वो क्या कर रहे हैं, जैसे बेल सेना ऊपर आती है तो रास्ते में बाधा उत्पन्न की और सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। निराश सेना व सेनापतियों ने सुरक्षात्मक स्थिति को लेकर के रिकव देव में डेरे डाल दिए। अब कहाँ पर डेरा डाल दिया उन्होंने? रिकव देव में डेरे डाल दिए। यहाँ लगभग 800 बिलों ने इनको घेर लिया था। 8,000 बिलों ने इनको घेर लिया रिकव देव में। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बिलकपाल का गमेती नीमा, बिलकपाल का गमेती नीमा, पीपली का खेमा, इनका जो मुखिया होता है उनको गमेती कहते, गमेती। बिलकपाल का नीमा, पीपली का खेमा, सगातरी का जोयता थे। सैनिक अधिकारियों ने बेलों के साथ शांति समझौते का प्रयास किया किंतु सफलता नहीं मिली। फिर महाराणा के जो निजी सचिव थे श्यामल दास ने रिकव देव मंदिर के पुजारी खेमराज जो भंडारी है उनके माध्यम से बेल नेताओं से वार्ता आरंभ की और अंत में 25 अप्रैल 1881 को बेलों के साथ समझौता हो जाता है और राज्य के अधिकारी आधा बराड़ कर छोड़ने, राज्य के जो अधिकारी है वो आधा बराड़ कर छोड़ने और भविष्य में बेलों को जनगणना कार्य से कष्ट न पहुंचाने एवं विद्रोही बेलों को माफी देने पर सहमत हो जाते हैं। ऐसा समझौता हो रहा है 1881 में रिकव देव मंदिर के यहाँ पर, जहाँ पर खेमराज भंडारी के माध्यम से बेल नेताओं के बीच में समझौता हो रहा है 25 अप्रैल 1881 में। जिन्होंने समझौते में यह रखा भी राज्य के जो अधिकारी है आधा बराड़ कर छोड़ देंगे, जो आधा का बराड़ कर लिया जा रहा है बेलों से वो बेलों से नहीं लिया जाएगा और भविष्य में बेलों का जो जनगणना कार्य किया जा रहा है उसमें कोई कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा और विद्रोही बेलों को जितने भी गिरफ्तार किए गए उन सबको माफ कर देंगे। बेलों ने राज्य के नियमों के पालन करने का वचन देते हुए कानून विरोधी गतिविधियों में संलग्न न होने की स्वीकृति दी है। और उपयुक्त समझौते ने एक भयंकर बेल विद्रोह को शांत अवश्य कर दिया किंतु पूर्ण शांति यहाँ पर अभी तक भी स्थापित नहीं होती है। आगे भी विद्रोह होएगा। ठीक है, तो अब आगे वाले विद्रोह को हम पढ़ेंगे गोविंद गिरी जी का विद्रोह। तब तक के एक बार नहीं, आप 2 बार नहीं, इसको आप 5 बार पढ़िए कि बुक आपके पास होगी। प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, तो उनको आप 2 बार, 4 बार, 5 बार नहीं तो 10 बार पढ़िए। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आपका CET हो या वन रक्षक हो या फिर आपका 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड जो भी एग्जाम होगा उसमें प्रश्न आएगा ही आएगा है। तो 2-3 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद होगा। जितनी बार आप पढ़ोगे तो एक बार थोड़ा कम याद होगा, लेकिन 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो ही जाएगा। फिर अपन जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो इसमें और अच्छा आपको ये तैयारी हो जाएगी। मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।